सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जिस बम से महाविनाश और बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक के जरिए सुपर पावर अमेरिका एक मुल्क का वजूद मिटा सकता है। ठीक वैसे ही जैसा 7.5 दशक पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। जी हां, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की एक गलती उसके लिए नासूर साबित हुई थी, और वो थी अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हवाई हमला। इसके बाद अमेरिका ने जापान पर प्रचंड एटमी प्रहार किया था, जिसका नतीजा क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। ठीक वैसी ही गलती अब ड्रैगन कर रहा है। अब तक अमेरिका को उकसाने के लिए चीन अपने जंगी लड़ाकों की घुसपैठ ताइवान में करा रहा था, मगर खबर अब यह है कि अब चीन अमेरिका पर ही हमले का प्लान तैयार कर रहा है। जैसे ही यह खबर अमेरिका तक पहुंची, व्हाइट हाउस ने अपने 3750 परमाणु बमों को अलर्ट मोड पर ला दिया। तो क्या जल्दी अमेरिका और चीन में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है? इस रिपोर्ट में देखिए और पूरा मामला समझिए। चंद मिनटों में चीन की राजधानी पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है। सिर्फ बीजिंग ही नहीं, बल्कि ड्रैगन लैंड का कोना कोना बारूदी बवंडर से थर्रा सकता है। साढ़े 7 दशक पहले जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो कुछ हुआ था, ठीक वैसा ही भयावह और रूह कपा देने वाला मंजर कैपिटल ऑफ चाइना में भी हो सकता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ग्लोबल विलेन चीन की सरजमी पर होने वाली एटमी तबाही का कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बीजिंग समेत पूरे चीन को तबाह करने की आशंका किसी और की वजह से नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की वजह से है। ड्रैगन का सबसे बड़ा जानी दुश्मन वो अमेरिका, जो आज की तारीख में चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया के इस पावर सेंटर को गौर से देख लीजिए। इसी पावर सेंटर से चीन को ध्वस्त करने का विस्फोटक प्लान एक्टिव हो सकता है। यकीन मानिए, ड्रैगन का वजूद खत्म करने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक का एक ब्लूप्रिंट तैयार भी कर लिया है। जी हां, अमेरिका के एटमी प्लान को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अमेरिका ने 3750 न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव कर रखे हैं। व्हाइट हाउस ने पेंटागन को एटम बम एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया था। प्रेसिडेंट डेली ब्रीफिंग में अमेरिका ने चीन के खिलाफ फैसला लिया। बड़ा सवाल यह है कि बीते कई महीनों से अमेरिका और चीन में युद्ध की आशंका बनी हुई है। दक्षिण चीन सागर में दोनों ताकतवर देशों की नौसेना एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है, लेकिन दोनों देशों की यह तैयारी सिर्फ अब तक दिखावा ही नजर आ रही थी। यानी अपने हथियार और सेना के दम पर एक दूसरे को धमकाना। मगर अब ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका को चीन के खिलाफ इतना विस्फोटक निर्णय लेना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जो सुपर पावर को अपने एटम बम को एक्टिवेट करना पड़ा?
जिस पावर सेंटर से मॉस्को की तबाही का ऑर्डर रिलीज हुआ, वहीं पर एक ब्रीफिंग हुई। इस ब्रीफिंग में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल हुए। इसके अलावा यूएस इंटेलिजेंस, CIA के टॉप ऑफिसर्स ने भी ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। असल में ये PDB यानी प्रेसिडेंट डेली ब्रीफिंग थी। इसमें CIA ने खुलासा किया। PDB ब्रीफिंग में खुलासा नंबर 1, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन अमेरिकी सेना पर हमला कर सकता है। PDB ब्रीफिंग में खुलासा नंबर 2, यूएस नेवी के जंगी बेड़े और युद्धपोतों को निशाना बनाया जा सकता है। PDB ब्रीफिंग में खुलासा नंबर 3, चीन की वायुसेना ताइवान पर भी हमले का प्लान तैयार कर रही है। PDB ब्रीफिंग में खुलासा नंबर 4, चीन ने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। जैसे ही CIA ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और पूर्व प्रेसिडेंट को चीन के अटैक की प्लान की जानकारी दी, फौरन अमेरिका ने चीन के खिलाफ विध्वंसक प्लान तैयार करने का ऑर्डर पेंटागन को दे दिया। दावा किया जा रहा है कि इस ब्रीफिंग पर जो बाइडेन ने तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन प्रेसिडेंट डेली ब्रीफिंग में शामिल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम ड्रैगन को चेतावनी दी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि चीन अगर अमेरिका से युद्ध लड़ने की सोच रहा है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि चीन तो सिर्फ अभी सोच रहा है, मगर हमें पता है कि जंग कैसे लड़ी जाती है और चीन के खिलाफ भी हम बड़ी आसानी से युद्ध जीतेंगे। ट्रंप की इस चेतावनी से यह तो साफ हो गया कि इस बार महाशक्ति अमेरिका ग्लोबल विलेन के खिलाफ कुछ बड़ा कर सकता है। मगर ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद पेंटागन ने यह ऐलान किया कि उसने 3750 न्यूक्लियर वॉरहेड या एटम बम एक्टिव किए। किसी भी वक्त पेंटागन इनका इस्तेमाल कर सकता है। फिर क्या, पेंटागन की एटमी तैयारी से साफ हो गया कि अब ड्रैगन के खिलाफ अमेरिका एक्शन मोड में है। तो क्या सुपर पावर अब परमाणु हमले की फिराक में है? क्या महाशक्ति अमेरिका अपने एटमी जखीरे से तबाही लाना चाहता है? क्या अमेरिका का एटमी प्लान साल 2021 में तीसरे महायुद्ध का अलार्म बजा रहा है? यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया में करीब 14,000 न्यूक्लियर बम हैं। इन 14,000 बमों में से बड़ा हिस्सा या कहें 90% से ज्यादा बम तो सिर्फ रूस और अमेरिका के पास हैं। चीन तो अमेरिका के आसपास भी नहीं फटकता। यकीन ना हो तो अमेरिका और चीन के एटमी जखीरों से जुड़े इस आंकड़े को देखिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 सितंबर 2020 तक अमेरिका के पास कुल 6800 एटम बम हैं, तो वहीं ड्रैगन के पास परमाणु बमों की कुल तादाद करीब 320 है। अब इनमें से कितने बम एक्टिव हैं, फिलहाल इसका कोई आंकड़ा नहीं है। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि अगर चीन और अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर हुई तो ड्रैगन का क्या हाल होगा, क्योंकि सुपर पावर के पास ड्रैगन से करीब 20 गुना ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। अगर अमेरिका ने अपने एटमी जखीरे से कुछ फीसदी परमाणु बमों का इस्तेमाल चीन के खिलाफ किया तो मंजर कितना भयावह होगा, सोच सकते हैं। असल में दावा किया जा रहा है कि चीन अमेरिका के खिलाफ पर्ल हार्बर जैसी साजिश रच रहा था। ताइवान के खिलाफ अपने लड़ाकू विमानों को उतारकर अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा था। बीते एक सप्ताह में चीनी वायुसेना के 100 से ज्यादा विमानों ने ताइवान के एयर जोन में घुसपैठ की। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। वो ये कि चीन ने ताइवान के पास J-16D फाइटर जेट को तैनात किया। ड्रैगन ने झेजियांग प्रांत में एयरबेस पर नया हैंगर भी बनाया है। ताइवान के खिलाफ चीन की यह तैयारी कई दिनों से जारी है। आपको यह बता दें कि अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा है, हथियार और सैन्य मदद भी कर रहा है। ऐसे में ड्रैगन की उकसावे वाली हरकत से अमेरिका का माथा ठनक गया और उसने चीन के खिलाफ न्यूक्लियर प्लान एक्टिव कर दिया, जिसका मतलब भीषण एटमी तबाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के एक स्कूल में आतंकी हमला हुआ। 2 से 3 दहशतगर्दों ने 2 टीचर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकी दोनों टीचर्स को काफी लंबे समय से टारगेट कर रहे थे। आतंकियों ने दोनों का नाम और पहचान देखकर गोली मारी। स्कूल में आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं। गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है।
श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को खोजा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आतंकी कश्मीर में गैर मुस्लिमों को ज्यादा निशाना बना रहे हैं। खून खौलना चाहिए कलेजा कपाने वाली इस चीख को सुनकर, लहू उबलना चाहिए इस मां की लरसती हुई चित्कार को सुनकर, आक्रोश अति पर होना चाहिए इस महिला की आवाज सुनकर। श्रीनगर के इन आंसुओं का कतरा कतरा हिसाब होना चाहिए। बर्दाश्त की दीवार पर्दे की तरह हिलनी चाहिए जमीन पर पड़े इन बेजान जिस्मों को देखकर। अंतिम प्रतिकार होना चाहिए लहूलुहान घाटी के दर्द का एहसास कर, क्योंकि इंसानियत के दुश्मनों ने कश्मीरियत पर खूनी प्रहार किया है, क्योंकि एक बार फिर कायर अधर्मियों ने मानवता के विरुद्ध छद्म युद्ध छेड़ दिया है। समूचा देश प्रतिकार मांग रहा है। जो भी आतंकवादी या आतंकी संगठन या उनके मददगार इस हमले की साजिश में शामिल हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। खून का बदला खून से लेंगे। श्रीमती सतिंदर कौर जी हों, श्री दीपक चंद जी हों या कश्मीरी पंडित बिंद्रू साहब हों, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बार स्कूल में खूनी कोहराम मचाया दहशतगर्दों ने। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहां सुबह 11 बजे 2 से 3 बंदूकधारी आतंकी दाखिल हुए। पहले स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर को गोली मारी और फिर टीचर दीपक चंद की हत्या कर दी। दोनों के सिर में गोली मारने के बाद आतंकियों ने स्कूल में जमकर फायरिंग की। जैसे ही ये खूनी आवाज गूंजी, कोहराम मच गया। फौज पहुंची, खुद डीजीपी पहुंचे, पुलिस की पूरी पलटन उतर गई स्कूल में। घाटी से दहशतगर्दी का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा लेने वाली सेना और पुलिस दोनों प्रतिकार का प्रण दोहरा रही हैं। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक इस तरह के हुए जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है। मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। कत्ल के बाद दीपक के घर मातम पसरा हुआ है। आतंकी गोली से आफत का पहाड़ टूटने से जम्मू में दीपक चंद के घर हाहाकार है, तो श्रीनगर में सुपिंदर के परिवार में भी कोहराम मचा है। बूढ़ी मां चित्कार कर रही है, आस पड़ोस के लोग रो रहे हैं, आंसुओं में लिपटी चीख से दीवारें कांप रही हैं। स्कूल के साथी रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, गार्जियन रो रहे हैं, आसमान रो रहा है, धरती रो रही है। सब पूछ रहे हैं कि बताइए क्या खता थी दीपक की, क्या कसूर था सुपिंदर का। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इनको हम मिलिटेंट कहते हैं। जो एक निहत्ती लड़की पे जो स्कूल तालीम फराहम करने जा रही है हमारे बच्चों को, उस बच्ची को कोई मारे उसका मिलिटेंट कहेंगे? तो फिर टेररिस्ट किसको कहेंगे? मक्खनलाल बिंद्रू ने क्या बिगाड़ा किसी का? वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे वाला था, क्या बिगाड़ा? दीपक चंद ने क्या, इस बेटी ने क्या बिगाड़ा? ये मत सोचो सरदार बेटी का कत्ल है, ये कत्ल जो है इंसानियत का कत्ल है। क्या कोई मजहब ही इजाजत देता है कि एक बेटी पर नित्यावार की जाए? कोई मजहबी? बिल्कुल छोटी सी मिनाटी है, 2 4 5 इलाके ही हमारे हैं। और क्या भी हम छोटे छोटे मुलाजिम है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई प्योन है, कोई कहीं है, कोई बैंक में मुलाजिम करता है, सबको जाना है। यही डर रहेगा तो कौन घर से बाहर निकलेगा, कौन नौकरी करेगा, कैसे कर पाएगा?
सुपिंदर और दीपक की हत्या 100% टारगेट किलिंग का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाटी से आतंकवाद खत्म करने की प्रतिज्ञा का नतीजा है। हिंद की सेना की दहशतगर्दी की जड़ पर चोट करने का नतीजा है। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और बाजवा आर्मी की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि सेना के डर से कांप रहे आतंकी पिछले एक हफ्ते से लगातार आम आदमी को निशाना बना रहे हैं, धर्म की लकीर खींच रहे हैं। यही वजह है कि वर्दीधारी इन्हें खोज खोज कर मारने का संकल्प दोहरा रहे हैं। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है। आतंकी कश्मीर में बढ़ रहे अमन चैन को लेकर विश्वास को डिगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में 7 आम लोगों को गोलियों से छलनी किया गया है। 7 अक्टूबर को श्रीनगर में 2 टीचर की हत्या हुई। 6 अक्टूबर को श्रीनगर में फार्मासिस्ट माखन लाल बिंद्रू की हत्या की गई। 6 अक्टूबर को ही बिहार के एक ठेले वाले वीरेंद्र पासवान को मारा गया। उसी रोज बांदीपुरा टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन की हत्या की गई। 2 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकियों ने 2 आम नागरिकों की हत्या कर दी थी। ये 5वें दिन में ऐसे माइनॉरिटी जो यहाँ पे सेक्शन है उस पर लगभग कह सकते हैं कि दूसरा अटैक है। अगर हम बीते 48 घंटों की बात करें तो पहले जो मक्खनलाल बिंद्रू थे उन पे भी हमला किया गया, और पुलिस के अनुसार वो हर तरीके की जो है अभी यहाँ पे तफ्तीश कर रहे हैं कि मिलिटेंट्स कहाँ से आए थे, कैसे उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। इन तमाम हत्याओं की जिम्मेदारी उसी TRF ने ली है जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही फ्रंट कहा जाता है, जो आम नागरिकों की हत्या करने के लिए कुख्यात है, जिसके टारगेट पर सबसे ज्यादा हिंदू और सिख होते हैं, जो 90 के दशक की तरह अल्पसंख्यकों में दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन इस बार आतंकियों का नाश करने के लिए सरकार और सेना प्रतिबद्ध है। खूनियों से टकराने के लिए आम कश्मीरी भी डटकर खड़ा है। एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना वो मैं हूं, ये हूं मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। कुछ गिनती के कायर गद्दार पाकिस्तानियों के साथ मिलकर खून से सींचकर खौफ की खेती करने की कोशिश में हैं, क्योंकि धारा 370 से कश्मीर की आजादी उन्हें खलती है, लोगों का बेखौफ होना उन्हें खलता है। इसलिए आतंकियों ने इस साल अब तक 25 सिविलियंस की हत्या कर दी है। इस साल सबसे ज्यादा श्रीनगर में 10, पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2, बड़गाम और बांदीपुरा में 1-1 सिविलियन को आतंकियों ने मारा। ज्यादातर मामले टारगेट किलिंग के हैं, यानी आतंकियों ने पहले से ही अपना टारगेट तय किया हुआ था और उनकी हत्या कर दी। घाटी में आतंकी हमले में जबरदस्त गिरावट आई है, लेकिन आम लोगों को आतंकी लगातार निशाना बनाने लगे। यही वजह है कि एक बार फिर जब श्रीनगर के स्कूल में आतंकियों ने खूनी खेल खेलने की जुर्रत की तो श्रीनगर से दिल्ली तक अलर्ट हो गया, ताबड़तोड़ बैठकें होने लगी। जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर गृह मंत्रालय में करीब 2 घंटे 45 मिनट तक टॉप लेवल मंथन हुआ। गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में NSA अजीत डोभाल, IB चीफ, गृह सचिव के साथ CRPF, BSF के टॉप ऑफिसर्स भी शामिल थे। सरकार ने सुरक्षा बलों को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकार ने बता दिया है कि बदला लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, क्योंकि सेना लगातार जंगल जंगल खोज रही है उन आतंकियों को जो छिप कर वार करते हैं कश्मीरियत पर। श्रीनगर से मेराज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। LAC पर तनाव है क्योंकि चीन की नजर पूर्वी लद्दाख पर है। चीन की सेना के 50,000 जवान तैनात हैं, लेकिन चीन के कमांडर लड़ने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सिपाही लड़ने से पहले दम तोड़ रहे हैं। चाइनीज अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है कि चीन की सेना के जवान और कमांडर बीमारियों से तड़प रहे हैं। बर्फीली चोटियों पर 9 महीने में चीन के 3 कमांडर बदले जा चुके हैं, जिनमें से एक कमांडर की मौत की खबर आई तो दूसरे की हालत बहुत नाजुक है।
आपको बता दें कि दोनों कमांडर्स के जिनपिंग के काफी करीबी थे, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए जिन्हें जिनपिंग ने जिम्मेदारी सौंपी वो फेल हो चुके हैं। बंजर जमीन और ऊंचे दर्रे, चारों तरफ चट्टान, चट्टानों के ऊपर बर्फ की मोटी चादर और हड्डी गला देने वाली ठंड के बीच मशक्कत करती चीन की सेना। ये दृश्य है उस पूर्वी लद्दाख की सरहद का, जहां फिर से ड्रैगन की वजह से टेंशन है। जहां फिर से चीन चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहा है और बीजिंग में बैठे विस्तारवादी सोच वाले बादशाह के आदेश को अमल में लाने के लिए चीनी सैनिक कुछ यूं जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। शी जिनपिंग की ख्वाहिश चाइनीज आर्मी पर भारी। एलएसी पर बर्फ का जानलेवा पहाड़, पीएलए में हाहाकार। डेथ वैली का डर, बॉर्डर छोड़ भागा चीनी कमांडर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार बर्फ का यह पहाड़ डेथ पॉइंट बन चुका है। हिंदुस्तान की ओर नापाक नजर गड़ाए बैठे चीन के प्रपंची प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर 50,000 चाइनीज आर्मी के जवान बर्फीली चोटियों पर बैठे हुए हैं, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कैंप में महामारी का हमला हो चुका है। -डिग्री ठंड के कहर से कोहराम मचा हुआ है। हर कोई मर रहा है, कुछ बीमार हैं, कुछ मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर रहे झांग जुडोंग की मौत हो गई है। झांग जुडोंग सिर्फ 6 महीने पहले हिमालय के पार तैनात हुआ था। चीन के चर्चित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस चाइनीज कमांडर की मौत की पुष्टि की है। रिपोर्ट की माने तो पीएलए कमांडर झांग ने कुछ महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अखबार ने कहा कि जब झांग जुडोंग ने इस्तीफा दिया तब उनके पेट में दिक्कत थी, बाद में उनको कैंसर हो गया। चाइनीज आर्मी की पश्चिमी थिएटर कमांड एलएसी पर तैनात रहती है, यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के जितने सैनिक रहते हैं वो सभी इसी कमांड में आते हैं। भारत के साथ विवाद बढ़ाने का जिम्मा इस वक्त इन्हीं के पास है, लेकिन पूर्वी लद्दाख की तरफ पहाड़ पर पीएलए के कमांडर टिक नहीं पा रहे हैं। पिछले 9 महीने में 3 बार चीन को अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदलना पड़ा है। दिसंबर 2020 में जनरल झांग जुडोंग को कमांडर बनाया गया था। जून महीने में जनरल झांग की जगह जनरल शू क्यूलिंग को तैनात किया गया था। वहीं 2 महीने बाद ही वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी जनरल वांग हेजियांग को सौंप दी गई। जनरल झांग जुडोंग मर चुका है, जबकि उसके बाद इस्तीफा देने वाले जनरल शू क्यूलिंग की भी हालत नाजुक है। वो भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। जनरल शू भी पेट की बीमारी से जूझ रहा है। बड़ी बात यह है कि दोनों जनरल्स चीनी राष्ट्रपति के पसंदीदा थे। दोनों पर बीजिंग का बारूदी बादशाह बेहिसाब विश्वास करता था। यही वजह है कि दोनों को विस्तार नीति को आकार देने के लिए एलएसी पर तैनात किया गया था। जनरल झांग और जनरल शू के बीच एक बात कॉमन है, और वो कॉमन बात यह है कि दोनों को लद्दाख में तैनाती के बाद पेट की बीमारी हुई। युआन फांग मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात ज्यादातर सैन्य अधिकारी और कमांडेंट पेट संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह आंकड़े सिर्फ अफसरों के हैं, सिपाहियों की कोई गिनती नहीं है, न मौत की और न ही बीमारों की। असल में ऊंची बर्फीली चोटियों पर ऑक्सीजन की घनघोर किल्लत है, तापमान बेहद कम है और इस सब के बीच पश्चिमी थिएटर कमांड की ऊंचाई वाले इलाके बहुत कठिन है। यही वजह है कि वहां तैनात चाइनीज आर्मी के अफसर और सिपाही सबको कोरोनरी हार्ट डिजीज हो रही है। 2020 में गलवान कांड के बाद जब बर्फीली पहाड़ियों पर चाइनीज आर्मी ने चढ़ना शुरू किया, तब भी एक के बाद एक कई सैनिकों की मौत की खबर आई थी। इसके बावजूद चीनी सुपर जनरल यानी शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को डेथ वैली में धकेल दिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दरअसल शी जिनपिंग जानते हैं कि उनकी सेना बर्फीली चोटियों पर नहीं टिक सकती। चाइनीज आर्मी के सैनिकों में बर्फ की ठंडक सहने की शक्ति नहीं है, इसीलिए तिब्बतियों को बंदूक के दम पर पीएलए में शामिल किया जा रहा है। लेकिन अभी वो ट्रेन नहीं है,
इसलिए अभी चाइनीज सैनिकों को ही, चाइनीज आर्मी को ही LAC पर तैनात होना पड़ रहा है। मौत और महामारी की यह स्थिति तब है जबकि अभी अक्टूबर शुरू हुआ है। दिसंबर और जनवरी की ठंड आनी अभी बाकी है। इसके बावजूद चीन ने 50,000 सैनिकों को पहाड़ियों पर तैनात कर रखा है। अब सवाल है, अपनी सेना की कमजोरी जानने के बावजूद जिनपिंग ने क्यों उनकी जिंदगी दांव पर लगा रखी है? तो इसका सीधा सा जवाब है उनकी महत्वाकांक्षा, चीन में राष्ट्रपति का चुनाव। चीन में मौजूद राजनीतिक प्रणाली के अनुसार शी जिनपिंग को 2023 में अपना पद छोड़ना होगा। एक पद पर 10 सालों तक बने रहने की परंपरा 1990 में शुरू हुई थी। जिनपिंग के पहले जो 2 राष्ट्रपति हुए, उन्होंने उत्तराधिकार की घोषणा का पालन किया था, लेकिन जिनपिंग ने 2012 में सत्ता में आने के बाद ऐसा नहीं किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि बदलाव का मतलब नहीं है, चीनी राष्ट्रपति का आजीवन कार्यकाल होगा। यानी शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। इसलिए खुद को साबित करने के लिए वो सरहद पर तनाव बढ़ा रहे हैं। बीमारी और मौत के बावजूद बर्फीली चोटियों पर अपनी सेना भेज रहे हैं। हालांकि लद्दाख की ऐसी ही बर्फीली चोटी पर हिंदुस्तानी हिम योद्धा पूरी तैयारी के साथ डटे हुए हैं, लेकिन चीनी सेना टकराने से पहले ही बेमौत मर रही है। अपने जिद्दी सुल्तान के नाम पैगाम भेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में इन दिनों चंद्रमा के गायब होने की चर्चा वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता जा रहा है और अगर ऐसे ही होता रहा तो दुनिया को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। पूरी दुनिया तरह तरह के दावों से हैरान हो रही है। आखिर बरसों से पृथ्वी के लोगों को लुभाने वाला ये चांद गायब कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्या हो रहा है कि मन को सुकून और दुनिया को शीतलता देने वाला चांद बड़े विनाश की वजह बन सकता है? इस रिपोर्ट में देखिए। बादलों के बीच चांद की आंख मिचौली हो, अमावस की रात में चांद का छिप जाना हो, या फिर ईद के चांद का इंतजार हो, दुनिया के किसी भी इंसान के मन में कभी भी यह ख्याल नहीं आता कि अब चांद शायद कभी ना दिखे। किसी के सफर के दौरान चांद का साया चलने का आभास आपने भी किया होगा। धरती और चांद का साथ सदियों से है और हर उम्र में चांद अलग अलग एहसासों के जरिए हर इंसान से जुड़ा है। लेकिन अब एक नया डर लाखों इंसानों के दिल में है और यह डर चांद के खो जाने का है, गायब हो जाने का है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आकाश में चांद कभी ना दिखे, पूर्णिमा का प्रकाश कभी ना फैले और ईद का चांद नजर ना आए, और ना ही करवा चौथ पर चांद का दीदार हो? दुनिया में इस तरह की चर्चा और चांद के खो जाने के डर की वजह है वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट। पहले आपको रिपोर्ट के बारे में जानना चाहिए। विज्ञान की एक मैगजीन में रिपोर्ट छपी है। वैज्ञानिकों ने माना है कि चंद्रमा धरती से दूर जा रहा है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। चंद्रमा के दूर होने की वजह से धरती पर प्रलय भी आ सकती है। चंद्रमा अलग अलग समय में अलग अलग आकार में नजर आता है, ये तो सबने देखा है। लेकिन चंद्रमा धीरे धीरे दूर होने की वजह से छोटा भी हो रहा है, इसका एहसास किसी को नहीं है। वैज्ञानिकों को लग रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जुड़े चंद्रमा का दूर जाना जारी रहा तो एक दिन चंद्रमा सिर्फ एक तारे की तरह नजर आ सकता है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक चांद करीब 4.5 अरब साल पहले बना था। चांद धरती के करीब मौजूद पत्थरों से बना था। तब से अब तक चांद 10 गुना दूर जा चुका है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष में एक जोरदार धमाका हुआ था। धरती के आसपास अंतरिक्ष में मलबा फैल गया था। ठंडा होने के बाद मलबा एक जगह जमा और चांद बना। फिर धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बेहद कम है और चंद्रमा को दूसरे ग्रह भी अपनी ओर खींच रहे हैं। माना जा रहा है कि जिन ग्रहों में पृथ्वी से ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, चांद उस ओर खिसक रहा है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी वजह से अब समुद्र में ज्वार भाटे का समय चक्र भी बदलने लगा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा समुद्र को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसी से चंद्रमा की गति अपनी कक्षा में बढ़ जाती है। चंद्रमा की रफ्तार तेज होने से भी ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रही है। वैज्ञानिक चंद्रमा की दूरी को लेजर से मापते हैं और इसी से पता चल रहा है कि चांद अब पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इसी वजह से पृथ्वी पर मौसम में भी अजीब बदलाव हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के दूर जाने से दिन की लंबाई बढ़ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी के घूमने की रफ्तार भी चंद्रमा से जुड़ी हुई है। समुद्र में ज्वार भाटा आने से प्रलय की आशंका भी बढ़ जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि ज्यादा दूर जाने की वजह से चांद सूर्य की गर्मी से गलकर गायब भी हो सकता है। लेकिन चंद्रमा के दूर जाने की जो रफ्तार है वो बेहद कम है और चांद के गायब होने में कई लाख साल तक लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अंतरिक्ष में न मालूम कितने ही उल्कापिंड होंगे जो पृथ्वी के आसपास मंडराते रहते हैं। कई दफा तो उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उल्कापिंड गिरने की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। अब तक जो खगोलीय घटना धरती के लिए महाखतरा साबित होती थी, अब उस पर लगाम लग सकती है, क्योंकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पृथ्वी को बचाने के लिए मिशन डार्ट को एक्शन में ला दिया है। देखिए रिपोर्ट और समझिए क्या है मिशन डार्ट और ये पृथ्वी को उल्कापिंड के खतरे से कैसे बचाएगा। उल्कापिंड, अंतरिक्ष से आने वाला वो खतरा जिससे तबाही की भयंकर आशंका रहती है। अगर वो पृथ्वी से टकरा जाए तो खौफनाक मंजर की कल्पना भर से ही रूह कांप जाती है। लेकिन अब ऐसे ही खतरनाक उल्कापिंडों पर लगाम लगाने के लिए नासा ने मिशन डार्ट का आगाज कर दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अब तक उल्कापिंड ट्रैकर की मदद से यह पता लगाती थी, ये जानकारी जुटाती थी कि कौन सा उल्कापिंड कितनी तेजी के साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है या फिर कौन सा उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है। मगर अब नासा एक ऐसे मिशन की तैयारी कर रहा है जिससे पृथ्वी की तरफ आने वाले हर उल्कापिंड को अंतरिक्ष में ही तबाह कर दिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। दरअसल नासा ने जिस डार्ट मिशन को लाइन अप किया है उसमें एक स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड से अंतरिक्ष में ही टकराएगा और उसकी रफ्तार और दिशा को प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि जल्द ही नासा इस स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग की तैयारी भी कर रहा है। 23 नवंबर को स्थानीय समय के मुताबिक रात 10:20 पर कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसे लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचेगा उसके बाद नासा इस बात का पता लगाएगी कि क्या कोई उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। अगर स्पेस में ऐसी किसी भी हलचल की जानकारी मिलती है तो नासा पृथ्वी की रक्षा करने के लिए स्पेसक्राफ्ट की भिड़ंत उल्कापिंड से कराएगी ताकि उसे तबाह किया जा सके या फिर उसकी रफ्तार कम की जा सके या उसकी दिशा को बदला जा सके। अगर ऐसी टक्कर भविष्य में होती है तो इसे इटली की स्पेस एजेंसी के क्यूब सैटेलाइट लिसिया क्यूब से रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि नासा के डार्ट प्रोग्राम की सटीकता का पता लगाया जा सके। और ऐसा होता है तो भविष्य में उल्कापिंड के खतरे से पृथ्वी मुक्त रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिंदगी के लिए जरूरी है पानी, लेकिन अमेरिका का कैलिफोर्निया सूखे के संकट से जूझ रहा है। पानी की बेहद कमी हो गई है। सूखे की खबर के बीच ही एक चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। कैलिफोर्निया में लोग पानी बनाने की मशीन खरीद रहे हैं। पानी साफ करने और पानी जमीन से खींचने वाली मशीनें तो आप जानते होंगे, लेकिन आज आप पानी बनाने की मशीन देख पाएंगे। तो कैलिफोर्निया में क्या चल रहा है, कैसी है पानी बनाने की मशीन, आइए देखते हैं।
आसमान से आग बरस रही है, वाटर लेवल बेहद नीचे जा चुका है। मुश्किल के वक्त में कैलिफोर्निया के लोगों को काम आ रही है ये सफेद मशीन। कहा जा रहा है कि इस मशीन से पानी बनता है, यानी कहीं भी इस मशीन को रखिए और ऑन करते ही ये मशीन पानी की सप्लाई शुरू कर देती है। गंदे पानी को पीने लायक बनाने वाली मशीन और तो और पानी ठंडा करने वाली मशीन तो आपने देखी होंगी, लेकिन अमेरिका की ये मशीन बिल्कुल अलग है। दावा है कि ये पानी बनाती है, मतलब पानी का प्रोडक्शन करती है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। मेड इन अमेरिका की ये मशीन असल में एयर कंडीशनर की तकनीक पर बनाई गई है। इसमें एसी की गैस की तरह ही हवा ठंडा करने वाला कंप्रेसर लगा है। मशीन ऑन होते ही ये हवा को खींचकर उसे ठंडा करती है और नमी को खींचकर पानी बनाती है। हवा की नमी से पानी बनाने के बाद पानी को साफ करने का प्रोसेस शुरू होता है। फिर आखिर में पीने लायक पानी इस मशीन से बाहर आता है। इन मशीनों को घर, ऑफिस, एनिमल फार्म्स और दूसरी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी मशीन एक दिन में 900 से 8000 लीटर तक पानी बना सकती है। पानी का प्रोडक्शन मशीन की साइज पर निर्भर करता है। मशीन नई है, इसीलिए काफी ज्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी कैलिफोर्निया में लोग इसे खरीद रहे हैं क्योंकि पानी के बिना जिंदगी बेहद मुश्किल है। मशीन बिजली से चलती है, इसीलिए पानी के लिए बिजली की लगातार सप्लाई भी जरूरी है। फिलहाल कैलिफोर्निया बारिश का इंतजार कर रहा है ताकि सूखे का यह दौर खत्म हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज तड़के पाकिस्तान में ऐसा जलजला आया कि उसने 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 6 तीव्रता से आए भूकंप ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में खलबली मचा दी। भूकंप का सबसे ज्यादा कहर हरबई इलाके में देखने को मिला। आखिर कैसा था मंजर और कहां था इस भूकंप का एपिसेंटर, इस रिपोर्ट में देखिए। में 6.0 तीव्रता के साथ आए भूचाल ने खलबली मचा दी। बलूचिस्तान प्रांत के हरने इलाके में भूकंप के चलते 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तान में यह भूकंप सुबह 3:30 के करीब आया। भूकंप आने के साथ ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस वक्त धरती हिली उस दौरान लोग घरों में सो रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। 6.0 तीव्रता से आए भूकंप ने कई इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया। भूकंप के चलते न सिर्फ भारी नुकसान हुआ, बल्कि 20 लोगों के साथ 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। सिर्फ हरने ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों में भी जान माल का नुकसान हुआ। भूकंप आने के बाद अस्पताल में लाइट की सप्लाई ठप हो गई और टॉर्च की रोशनी में ही घायलों का इलाज किया गया। लखीमपुर कांड के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा अब तक फरार है। पुलिस ने मंत्री के घर पर नोटिस लगाया है, जिसमें कल तक आशीष मिश्रा को तलब किया गया है। कल ही एसआईटी को अदालत में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज है। इस बीच एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीच सड़क पर भीड़ को कुचलती हुई गाड़ियां दिख रही हैं। चक्कों तले जिंदगी के रौंदे जाने का सबसे विभत्स दृश्य है ये। बीच सड़क पर क्रांतिकारी किसानों को कुचलने की कपाने वाली तस्वीर है। इस भयावह तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह लखीमपुर की है, उसी घटना की है जिसके बाद 9 घरों में मातम पसरा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सियासी भट्टी में उबल रहा है। इस 40 सेकंड के वीडियो को एकदम शुरू से देखिए। किसान सड़क पर मार्च कर रहे हैं, तभी पीछे से यमदूत बनकर बेधड़क बेहिसाब रफ्तार में धार जीप आए, लोगों को गिराते रौंदते आगे बढ़ गए। उसके पीछे दूसरी काले रंग की फॉर्च्यूनर कार भी उसी रफ्तार में दौड़ती भागी और फिर उसके पीछे थी सफेद रंग की स्कॉर्पियो। तीनों गाड़ियों के गुजरने तक स्थिति शत विक्षत हो चुकी थी। जो भी सामने आए वो कुचले जा चुके थे। लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि लखीमपुर कांड की असली तस्वीर है। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह लखीमपुर कांड का ही वीडियो है तो इसके अंदर कौन बैठा था?
क्या गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस गाड़ी में थे या कोई और था? क्योंकि अजय मिश्रा एंड सन्स अपने ऊपर लगे इल्जामों को सिरे से नकार रहे हैं। हालांकि पुलिस आशीष मिश्रा को हथकड़ी लेकर खोज रही है। न्यायिक जांच आयोग पूरे घटनाक्रम की इंक्वायरी करता है और वो करेगा कैसे कैसे घटना घटी, क्या हुआ, पुलिस की कार्रवाई कैसी थी, जनता की कार्रवाई कैसी थी, उसके अनुरूप वो जांच करेगा। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में आशीष पांडे और लवकुश को हिरासत में लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। मंत्री के बेटे फरार हैं और इस सब के बीच सियासत जारी है। प्रियंका गांधी डटी हुई हैं। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने तक युद्ध जारी रखने का दावा कर रही है। ये एक लोकतंत्र है, यहाँ न्याय आपका अधिकार है और इसके लिए मैं लड़ूंगी जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। लखीमपुर कांड पर कांग्रेस की सियासत बड़े स्तर पर जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू अपना काफिला लेकर पंजाब से उत्तर प्रदेश की तरफ निकले हुए हैं। हालांकि सिद्धू और उनके साथियों को पुलिस ने सहारनपुर में रोक लिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मुलाकात की। गरीबों को न्याय मिले, दमदार सरकार तभी होगी जब ताकतवर लोग जिन पे आरोप है वो जेल जाएं। ये सवाल बताइए कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये गिरफ्तारी करनी चाहिए, गिरफ्तारी करनी चाहिए। इस सब के बीच लखीमपुर कांड की न्यायिक जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया, लेकिन नया वीडियो वायरल होने के बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग और तेज हो गई और उससे ज्यादा तेज सियासत दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।